Assalamu alaikum students. Welcome to CSC 371 Database Systems Lab. It's lecture number 7 of the series. In last lecture, we learned how to insert data into tables and how to retrieve data from a single table. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम उन दो टेबल्स को देख लेते हैं जिन पे हम आज प्रैक्टिस करेंगे और अपने आज के टॉपिक की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दो टेबल्स हम इससे पहले क्रिएट कर चुके हैं। इनमें से एक ब्रांच टेबल था और दूसरा स्टाफ टेबल था। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्रिएट करने की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखती हैं विद ऑल डेटा टाइप्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। और इसी तरह स्टाफ का टेबल जो है वो भी हमने क्रिएट कर दिया है, इसमें तमाम एट्रीब्यूट्स, उनकी डेटा टाइप्स और उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रही है वो सब इस स्लाइड के अंदर वाज़ेह है। जब हमने इन दोनों टेबल्स को क्रिएट किया तो इसके साथ ही हमने इन दोनों टेबल्स में कुछ डेटा इंसर्ट किया और डेटा इंसर्ट करने के बाद जो हमारे पास टेबल्स की शक्ल आई, जो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए वो भी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला ब्रांच का टेबल था जिसमें हमने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं। इसी तरह स्टाफ का टेबल था जिसमें हमने 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप आज का जो हमारा एजेंडा है वो वेयर क्लॉज या वेयर की स्टेटमेंट से उसको देखना है। इसी तरह कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो एसक्यूएल में यूज होते हैं और साथ में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एसक्यूएल के अंदर यूज होते हैं उनको देखना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि वेयर की क्लॉज का यूज क्या है। अभी तक हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट को देखा जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं जिन एट्रीब्यूट्स का हमने डेटा देखना है, और साथ में हमने फ्रॉम की क्लॉज देखी जिसमें हम उस टेबल को मेंशन करते हैं जिस टेबल में से हमने इन एट्रीब्यूट्स का डेटा देखना है। वेयर की क्लॉज हमें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने में मदद देती है। इसी तरह वेयर की क्लॉज को स्टेटमेंट्स जो सिलेक्ट की है उसके साथ यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो तब भी हम वेयर की क्लॉज यूज करते हैं। अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उस वक्त भी हमें वेयर की क्लॉज की जरूरत होगी। इसी तरह हमें अगर दो टेबल्स को या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके डेटा रिट्रीव करना हो तो वहां भी हमें वेयर की क्लॉज की जरूरत पड़ सकती है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमने अपने टेबल्स में से मखसूस रिकॉर्ड्स को देखना है, किसी कंडीशन के तहत कुछ रिकॉर्ड्स को देखना है, यानी हम तमाम रिकॉर्ड्स नहीं देखना चाहते बल्कि हम कोई ऐसी कंडीशन देते हैं जिसमें किसी खास टेबल के अंदर से कुछ रिकॉर्ड रिट्रीव होते हैं, तो उसके लिए जो हमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट तो लिखनी ही पड़ती है, साथ में हमें वेयर की क्लॉज जो है उससे भी सपोर्ट लेनी पड़ती है। और इसी तरह अगर हम वेयर की क्लॉज में चूंकि हमें कंडीशन देनी पड़ती है, इसलिए आप जानते हैं कि किसी कंडीशन को किसी भी लैंग्वेज के अंदर पुट करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ और भी ऑपरेटर यूज होते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन ऑपरेटर जिनको आप पहले भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टडी कर चुके हैं वो यहाँ भी यूज होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो इक्वल का है, ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, ग्रेटर देन इक्वल है
कुछ जो इसी तरह इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर यूज होते हैं यहाँ पे, जिनमें बिटवीन है, लाइक है और इन का ऑपरेटर जो है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। वेयर की क्लॉज लिखने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है उसमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है उसके साथ जब हम इसको लिखते हैं तो हमें अपने टेबल में से डेटा रिट्रीव करने की जरूरत होती है, तब हम इसको सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ अटैच करके लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, इसमें से हम किसी टेबल में से डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, जिसमें सिलेक्ट और उसके बाद आप जानते हैं कि लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट आपने लिखनी होती है और फिर बताना होता है फ्रॉम की क्लॉज में कि आप किस टेबल में से डेटा फैच करना चाहते हैं। इसी तरह जब वो डेटा आएगा तो वो किस कंडीशन के तहत आता है, ये कंडीशन आप वेयर की क्लॉज में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ नीचे हमने कुछ एग्जांपल दी हैं। जैसे पहली एग्जांपल के अंदर ये कहा गया है कि आपने तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा लेके आना है जो कि हम सिलेक्ट स्टैरिक के साथ बताते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ब्रांच, यानी ब्रांच के टेबल में से सारे के सारे एट्रीब्यूट का डेटा देना है, लेकिन साथ में कंडीशन ये ऐड की गई है कि आपने सिर्फ रिकॉर्ड उसमें से वो लेके आने हैं जहां पे आपका ब्रांच नंबर जो है वो B003 हो। तो जब हम इस कंडीशन के साथ आते हैं तो उस वक्त हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स का जो ब्रांच नंबर का एट्रीब्यूट है वहां पे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल है, तो वहां पे देखा जाता है कि जहां जहां पे ब्रांच नंबर B003 है सिर्फ वही रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आए। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके इसको देखेंगे, हमारे पास ये ब्रांच का एक पूरा टेबल था। इस ब्रांच वाले टेबल में से हमने B003 का जो रिकॉर्ड है वो मांगा था। तो इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन B003 का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने रिजल्ट जो है वो भी ऐड किया है। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका रिजल्ट आता है ये है कि तमाम एट्रीब्यूट और उसके साथ रिकॉर्ड, लेकिन वो आना चाहिए जिसका ब्रांच नंबर B003 ब्रांच के साथ इसकी स्ट्रीट और सिटी और इसी तरह पोस्ट कोड है वो आपके सामने डिस्प्ले में होगा। इसी तरह इसके अंदर जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ये कहा गया है कि सैलरी जिन लोगों की 30,000 है सिर्फ वही रिकॉर्ड हमारे सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट तमाम एट्रीब्यूट आए स्टाफ वाले टेबल में से आए और उन लोगों की सैलरी के साथ है जिनका सैलरी है वो 30,000 है। तो यहाँ पे SL21 एक स्टाफ मेंबर है जिसकी सैलरी हमारे पास 30,000 है उस टेबल में। तो इस तरह पहले स्टाफ के अंदर हमारे पास 7 रिकॉर्ड थे, लेकिन जब हमने उसे ये कंडीशन दे दी सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिसकी सैलरी 30,000 होगी, तो हमारी जो फिल्टर है वो रिकॉर्ड्स के ऊपर लगा और उसमें से एक रिकॉर्ड जो अपने कंपैरिजन को पूरा करता था सिर्फ वही रिकॉर्ड आपके सामने। तो इस तरह जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना है तो हमें कुछ कंडीशन जो है वो देनी पड़ती है, लेकिन ये कंडीशन वेयर की क्लॉज के साथ अप्लाई होती है। जब हमें डेटा रिट्रीव करना होता है तो साथ में सिलेक्ट की जो स्टेटमेंट है वो भी इसका हिस्सा होगा। पिछली स्लाइड में हमने इक्वल साइन इक्वल का जो ऑपरेटर था उसको देखा। इसमें हम बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था हमारे पास इक्वल था, इसी तरह ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन इक्वल का कॉम्बिनेशन था, लेस देन इक्वल का कॉम्बिनेशन था, इसी तरह नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमने एक और क्वेरी जो है की है जिसमें एक और ऑपरेटर जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन है वो यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए स्टाफ वाले टेबल से जिनकी सैलरी या तो ग्रेटर हो 18,000 से या फिर उससे इक्वल। हमारे पास स्टाफ के टेबल में 7 रिकॉर्ड थे। यहाँ पे उसको फिल्टर करने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड थे जिनमें या तो सैलरी 18,000 है या फिर 18,000 से ज्यादा हो। तो इस तरह 7 रिकॉर्ड में से 3 रिकॉर्ड है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पर ये भी हो सकता है कि हमें तमाम रिकॉर्ड्स चाहिए
लेकिन वो रिकॉर्ड इस तरह आए जिनकी सैलरी 18,000 के अलावा हो। उस वक्त जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो फिर हम नॉट इक्वल का ऑपरेटर जो है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब ये पूछा गया था कि तमाम लोगों की रिकॉर्ड्स आप हमें दे दें, लेकिन उनमें ऐसे रिकॉर्ड शामिल नहीं होने चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो हो। तो उसके लिए हम नॉट इक्वल का साइन यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू 18,000। जहाँ पे 18,000 जो है वो होगा उसको हम स्किप कर देंगे और बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सैलरी में कहेंगे आपको वो तो स्किप करने के लिए जब हमें इस तरह क्वेश्चन आता है तो फलां चीज नहीं चाहिए बाकी सब कुछ चाहिए, तो उस वक्त हम नॉट इक्वल के साथ ऑपरेटर जो है उसको यूज करते हैं। इसी तरह आप लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम एक और ऑपरेटर यानी बिटवीन जो है उसका यूज देखेंगे। बिटवीन का जो ऑपरेटर जब हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी रेंज को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको जो आपके सामने है इसमें कहा गया है कि हमें स्टाफ के टेबल में तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में जिसमें कहा गया है कि वो डेटा चाहिए उसकी जो सैलरी है वो 12,000 और 24,000 के दरमियान होनी चाहिए, यानी 12,000 भी होना चाहिए और 24,000 भी होना चाहिए, और इन दोनों के दरमियान अगर कोई सैलरी है तो वो तो जब हम बिटवीन का यूज करते हैं तो उस वक्त दोनों एंड जो हैं वो इसमें इसके रिजल्ट सेट में शामिल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ये कहा है कि 12,000 और 24,000 तक की रेंज में जितने भी सैलरी वाले लोग हैं उनका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सैलरी 18,000 भी हमारे पास, 12,000 भी है, 24,000। तो इस तरह 24,000 जो कि सेकंड एंड था और 12,000 जो कि पहला एंड था, दोनों जो है वो इसके शामिल है। इसी तरह 18,000 एक और स्टाफ मेंबर की सैलरी थी जो इन दोनों एंड्स के दरमियान होगी। तो इस तरह बिटवीन का यूज जब हम वेयर क्लॉज के साथ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई रेंज जो है वो मेंशन करनी है और रेंज में जो दोनों एंड्स हम मेंशन करते हैं वो भी रिजल्ट सेट के अंदर फिर रिकॉर्ड्स में मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप पीछे देखेंगे तो जो बिटवीन का आपका ऑपरेटर है उसमें हम नॉट बिटवीन जो है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी ऐसी रेंज में जिसमें हमें रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए और इस रेंज के अलावा इससे ऊपर या नीचे जो कुछ भी है वो हमें चाहिए हो। तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि 12,000 और 18,000 की जो रेंज है इसमें जो भी सैलरी वाले लोग हैं उनका डेटा नहीं चाहिए बल्कि इसके अलावा लोग चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी सैलरी की रेंज जो है उसके अंदर कहीं 12 या 18,000 यहाँ पे हमारे पास 9,000 वाले लोग थे, 18,000 वाले थे, 24,000 वाले थे और 30,000। जब हमने ये कहा कि 12,000 18,000 वाले रेंज में लोग नहीं चाहिए तो ये दोनों एंड इसमें शामिल होते हैं। दोनों एंड वाले लोग जो हैं 12,000 से लेके 24,000 तक के लोग इसमें शामिल होंगे। बाकी जितने लोग 9,000 वाले थे, 30,000 वाले थे, ये सारे लोग हैं ये हमारे फिर सेट में मौजूद। अगला जो हमारा ऑपरेटर है जिसका हम जिक्र करेंगे वो इन ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स की लिस्ट में आपने देखा था बिटवीन और इसी तरह इन जो है वो भी एक ऑपरेटर है। तो इन का जो ऑपरेटर है आमतौर पे हम जब यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी हम कुछ चॉइसेस जो है वो बताते हैं, लेकिन बिटवीन और इन में डिफरेंस ये है कि बिटवीन का जो आप ऑपरेटर यूज करते हैं वो आमतौर पर न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए करते हैं और इन का जो ऑपरेटर है वो आप टेक्स्ट वैल्यूज के लिए या कैरेक्टर वैल्यूज जो है उनके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन है, पोजीशन हमने बार चार जो है वो रखा था। हम ये देखना चाहते हैं
इस कि हमें स्टाफ के तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा दें, लेकिन उन स्टाफ मेंबर्स का डेटा दें जो या तो मैनेजर हो और या फिर सुपरवाइजर। तो यहाँ पे कोई तीसरी कैटेगरी जो असिस्टेंट जो भी हो सकती थी, आपके पास जितनी भी कैटेगरीज है वो लिस्ट। तो तब आपके पास वही डेटा आएगा जिनमें पोजीशन के एट्रीब्यूट में मैनेजर या सुपरवाइजर होगा। इनके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो फिर वो रिकॉर्ड की टेक नहीं करेगा। तो वेयर क्लॉज के अंदर जब हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो असल में हम वैल्यूज की चॉइस जो है वो देते हैं और फिर उन्हीं चॉइस के साथ वो रिकॉर्ड जो है वो आते हैं। इनके अलावा अगर कोई चॉइस हो तो वो रिकॉर्ड नहीं है। जैसे हमने ये कहा कि ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी पोजीशन या तो मैनेजर हो या फिर सुपरवाइजर हो। तो आप देखते हैं कि पोजीशन के एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा आइटम है वो या तो सुपरवाइजर है या फिर मैनेजर है। जबकि आप ये जानते हैं कि स्टाफ के टेबल में असिस्टेंट की एक कैटेगरी जो है वो भी होगी। तो आप इनके ऑपरेटर को यूज करते हुए अपनी चॉइसेस जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह इनके साथ साथ आप नॉट इन का यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो कैटेगरीज नहीं आएंगी, वो वैल्यूज आपके रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये किया था एक्चुअली कि आपने स्टाफ के टेबल में से वो तमाम डेटा दिखाना है जिनकी पोजीशन मैनेजर या सुपरवाइजर ना हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पोजीशन के अंदर सिर्फ असिस्टेंट की कैटेगरी के लोग जो है वो ही मौजूद हैं, जबकि मैनेजर और सुपरवाइजर को आपने कहा था इसको स्किप कर दिए, मेरे रिजल्ट सेट में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपके रिजल्ट सेट के अंदर ना मैनेजर है ना सुपरवाइजर है। अगर और कैटेगरी होती सिस्टम के अलावा तो वही भी मैनेजर और सुपरवाइजर की कैटेगरी शामिल है। तो इस तरह आप न सिर्फ इन का यूज कर सकते हैं बल्कि नॉट इन के कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम वेयर की क्लॉज के साथ यूज करते हैं वो लाइक है, लेकिन लाइक का जो ऑपरेटर है वो कुछ वाइल्ड कार्ड्स के साथ यूज होता है। जैसे यहाँ पे वाइल्ड का कुछ और भी है लेकिन जो अहम है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमने दो वाइल्ड कार्ड दिए हैं, परसेंट साइन है और इस तरह एक अंडरस्कोर का साइन है। तो ये दोनों साइन जब हम लाइक के ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हम इन दोनों का या किसी एक जो वाइल्ड कार्ड है उसका यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सर्च करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए कोई एग्जैक्ट मैचिंग नहीं होती या एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होता तो उस वक्त हमें फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसके साथ नहीं जाना होता, अदरवाइज हमारा रिजल्ट जो है वो फिर नहीं बनेगा। तो उस वक्त जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमें एग्जैक्ट कंडीशन का नाम पता हो, एग्जैक्ट कंपैरिजन का नाम पता हो, उसको लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं और ये ऑपरेटर जो है कुछ वाइल्ड कार्ड जैसे पेपर साइन अंडरस्कोर इन वाइल्ड कार्ड के साथ यूज किया जाता है। यहाँ एग्जांपल के साथ आपको शायद बेहतर इसका पता चल जाए। तो एग्जांपल में हमें ये कहा है कि हमें ब्रांच का तमाम एट्रीब्यूट्स का डेटा चाहिए, लेकिन हमें पोस्ट कोड जो जिसके साथ ये डेटा चाहिए उसका कुछ हिस्सा याद है। जैसे यहाँ पे हमने उसे कहा कि जहाँ पे पोस्ट कोड जो है वो कुछ इस तरह का हो, लाइक SW1। SW1 जो है ये पोस्ट कोड का जो पूरा नाम था उसके पहले 3 कैरेक्टर हमें याद है लेकिन उसके बाद हमें याद नहीं। जहाँ आपको चीजें याद ना हो और वो चीजें भी एक कैरेक्टर से ज्यादा हो उस वक्त हम वाइल्ड कार्ड पर्सन साइन उसका यूज करते हैं। तो जब आप ये कहेंगे कि हमें पोस्ट कोड जो है उसका कुछ हिस्सा पहला याद है तो बाकी हिस्सा याद नहीं है तो उसकी जगह फिर आप उसको पर्सन साइन जो है वो तफ्तीश करेंगे। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे रिजल्ट सेट के अंदर आपका जो सर्वर है वो तमाम ऑप्शंस को देखेगा जिनमें पहले 3 कैरेक्टर हर सूरत में SW1 हो, इसके बाद कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट पे आएगा। तो आपके पास जो ब्रांच का टेबल था उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें पोस्ट कोड का पहला हिस्सा SW1 था, उसके बाद स्पेस था और फिर 4 था। तो इस तरह हो सकता है पोस्ट कोड में और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हों जिसका पहला हिस्सा SW1 हो। वो तमाम पोस्ट कोड वाले रिकॉर्ड जिसका
वन पहला हिस्सा हो, सारे के सारे रिकॉर्ड हो सकता है ये 10 रिकॉर्ड्स हो सकता है ये हजारों रिकॉर्ड हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट जो है वो कम था, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड था तो वो हमारे सामने था। इसी तरह जब हम लाइक ऑपरेटर के साथ दूसरा वाइल्ड कार्ड जिसको हम अंडरस्कोर कहते हैं उसको यूज करते हैं, तो ये उस वक्त होता है जब हम किसी एक कैरेक्टर पे हमें शक हो कि बाकी सारी चीजें तो हमें याद है लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सा कैरेक्टर था वो याद नहीं करता। तो उसके लिए हम अब जब आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच यानी ब्रांच के तमाम एट्रीब्यूट का डेटा चाहिए, लेकिन ऐसा डेटा ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसका पोस्ट कोड कुछ इस तरह का हो, यानी उसके पहले जो कैरेक्टर्स हैं वो A-B-2 हो, उसके बाद स्पेस हो और फिर 3S हो, लेकिन उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका हमें याद नहीं है वो क्या कैरेक्टर है। तो उस वक्त आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना याद होने की वजह से एक कैरेक्टर वो है अंडरस्कोर जहाँ टैग है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही कैरेक्टर होगा और वो कैरेक्टर क्या है ये याद नहीं। तो उस वक्त आपका सर्वर डिफरेंट ऑप्शंस के साथ A से Z तक जो है या दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ रख के और फिर आपके डेटा के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड था उसमें A-B-2 उसके बाद स्पेस था और 3S उसके बाद U एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको आप भूल रहे थे जिसके साथ ये पोस्ट कोड हमारे पास था। इसी तरह हो सकते बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिनके पहले जो 5 कैरेक्टर हैं आपको याद है A-B-2 3S हो, लेकिन उसके बाद हो सकता है कोई V हो, कोई T के साथ हो, कोई U के साथ हो, कोई B के साथ हो। तो जितने भी ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका पहले 5 कैरेक्टर्स हैं जो आपने दिए गए हैं स्पेस के साथ वही हो, लेकिन बाद में जिनके साथ A हो, B हो या Z तक हो कुछ भी हो, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपका डेटाबेस सर्वर चालू करके आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह आप दोनों लाइक ऑपरेटर के साथ दोनों वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हैं जिनमें परसेंट साइन है और इसी तरह अंडरस्कोर का साइन है। तो ये परसेंट साइन जो है ये एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है और इसी तरह अंडरस्कोर जो है ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए यूज होता है। आप इनका कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पहले 3 कैरेक्टर का नहीं पता था तो आप इसकी जगह पे परसेंट साइन लिख सकते हैं। उसके बाद 2 कैरेक्टर हमें याद थे तो आप वहाँ पे 4E लिख सकते हैं और आखिरी कैरेक्टर हमें याद नहीं था तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लिख सकते हैं। तो इस तरह पूरी जो स्टेटमेंट होगी यहाँ पे परसेंट साइन होगा और फिर 4E होगा स्पेस के बाद और यहाँ पे अंडरस्कोर होगा। तो तमाम कॉम्बिनेशन जो जिससे ये डेटा रिट्रीव होगा वो आपका डेटा का सर्वर यहाँ पे देखेगा। इस तरह आप जब भी आपको डेटा रिट्रीव करने के लिए आपकी एग्जैक्ट मैचिंग जब याद ना हो उस वक्त आप वेयर क्लॉज के साथ लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं और लाइक ऑपरेटर जो है वो वाइल्ड कार्ड्स के साथ यूज किया जाता है। इस तरह और इसको उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपको एक कैरेक्टर याद ना हो अपने स्ट्रिंग में से या एक से ज्यादा कैरेक्टर जो है वो आपको याद ना हो, तो आप डेटा रिट्रीव करने के लिए लाइक ऑपरेटर की यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमने तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जिक्र किया जिनमें इक्वल साइन था और नॉट इक्वल था, ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन इक्वल था या लेस देन इक्वल था और साथ में इसके इन, बिटवीन और लाइक ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है इसका यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसका क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आप जानते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो और होता है। तो ये तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हर लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं, यहाँ पे भी इनका यूज है और कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कैसे यूज करते हैं इसको हम देखते हैं आज। लॉजिकल ऑपरेटर और हम उसको फिर यूज करते हैं जब हमारे पास वेयर के स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक ही कंडीशन थी और साथ हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए या फिर हमने इन बिटवीन और लाइक ऑपरेटर यूज किए। लेकिन जब हमारे जहन में
एक से ज़्यादा कंडीशन हो, फिर हमें और या एंड का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह अब इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हम और का यूज़ कैसे करते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देख लें। सिलेक्ट के बाद आपने वो तमाम कॉलम जो है देने होते हैं, कॉमा सेपरेट होने के बाद सिंपल डेटा आपको चाहिए। फिर आप फ्रॉम क्लॉज में उस टेबल का नाम देते हैं जिस टेबल में से आपको डेटा चाहिए, और फिर वो कंडीशन वेयर की क्लॉज में आती है जो आपके जहन में है डेटा रिट्रीव करने। ये कंडीशन आप देखते हैं, कंडीशन 1, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आर, फिर कंडीशन 2, फिर आप लॉजिकल ऑपरेटर आर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह कंडीशन 3 एंड सो ऑन। आप जितनी कंडीशन जो है आपके जहन में है और यहाँ पे और ऑपरेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो रेज किया गया है, उसके अगेंस्ट हम देखेंगे और का यूज कैसे होता है। तो कहा यह गया है कि हमें जरूरत है ब्रांच के टेबल में उसकी तमाम ब्रांचेस की डिटेल का, लेकिन उन ब्रांचेस की डिटेल आनी चाहिए जो लंदन में है, ब्रिस्टल में है या फिर ग्लासगो सिटी है उसका हमारे। तो जब हमारे पास कंडीशन की है, यहाँ ये कहा गया है कि तमाम ब्रांचेस का रिकॉर्ड चाहिए जो लंदन में, ब्रिस्टल में या ग्लासगो में। तो जब हमारे पास कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त हम और लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसका यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमें इसके पूरी लिखनी पड़ती है, वो कुछ यूँ है, select static from branch where city is equal to London। तो पहला कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके बाद फिर और city is equal to Bristol या फिर city is equal to Glasgow। अब हमारे पास वो तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे जिन रिकॉर्ड्स का सिटी नेम जो है वो लंदन हो, ब्रिस्टल हो या ग्लासगो हो। इनके अलावा हमारे पास किसी भी सिटी की ब्रांच का रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटी हमारा एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर लंदन, ग्लासगो, ब्रिस्टल यहाँ से ये भी पता चला कि लंदन में हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद है। तो और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हमारे जहन में एक से ज्यादा कंडीशन हो डेटा। और ये भी याद रहे कि जब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास 3 इसमें कंडीशन हो, हमारे पास 3 से ज्यादा की लिस्ट है वो कंडीशन हो सकती है। इसी तरह जब हम इस और को यूज करते हैं तो हमारे पास पहले से कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसकी जो सिंपल कंडीशन थी वो हमें यूज करनी होती है, और इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लॉजिकल और या एंड ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो है या इन बिटवीन लाइन्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन थी और तीनों कंडीशन के साथ डेटा जो हमारा रिट्रीव हो चुका है। वन मोर थिंग है, जब हम और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमारे जहन में जो कंडीशंस होती हैं वो किसी एक ही एट्रीब्यूट पे भी अप्लाई हो सकती हैं। जैसा हमने ये कहा कि इसी एट्रीब्यूट पे हमें अप्लाई करना और इसी को देखना है, लेकिन ये कंडीशंस जो हैं और की सूरत में किसी एक ही एट्रीब्यूट पे अप्लाई भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये कहें सिटी इज इक्वल टू लंदन और स्ट्रीट इज इक्वल टू 32 मैन स्ट्रीट, ये मैन रोड। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि जी अगर सिटी इज इक्वल टू ब्रिस्टल या फिर उसकी ब्रांच नंबर जो है वो B005 हो, तो इस तरह आपके पास B005 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ पे सिटी जो है वो ब्रिस्टल है वो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो उस सूरत में आपके पास B004 और 5 दो रिकॉर्ड जो है वो आपके रिजल्ट सेट में आएंगे। तो और लॉजिकल ऑपरेटर आप किसी एक एट्रीब्यूट को कोई भी कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे भी ये कंडीशन ऐड हो सकती है। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है वो एंड है, इसका हम यूज देखते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देख लें। सिलेक्ट कॉलम की तफसील, इसके बाद जिस टेबल में से हमने लेना है उसका नाम, और फिर वेयर क्लॉज के बाद वो तमाम कंडीशन एंड के साथ हम सेपरेट करते हैं। तो पहले कंडीशन एंड, सेकंड कंडीशन एंड, थर्ड कंडीशन एंड, फोर्थ एंड सो ऑन। जितनी कंडीशन आप देखेंगे वो सारी हम ऐड।
तो यहाँ पे हम जो कंडीशन ऐड कर रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, उसको अगर आप देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन and branch number is equal to B2 and postcode like NW10 and wildcard. So हमने यहाँ पे इसे ये कहा है कि हमें ऐसा रिकॉर्ड चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि एंड वाले मामले में हर कंडीशन जो है उसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। तो इसमें भी ऐसे ही है, जहाँ पे सिटी इज इक्वल टू लंदन होगा वो ट्रू होना चाहिए, एंड पर ब्रांच नंबर B002 वो ट्रू होना चाहिए, और पोस्ट कोड जो है लाइक दिस वन होना चाहिए। ये कंडीशन हम जानते हैं वाइल्ड कार्ड के साथ देते हैं, जहाँ पे हम पैसा देते हैं उसको एक से ज्यादा कैरेक्टर है जिनको हम, तो ये तमाम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सबको चेक करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने कहा था जहाँ पे सिटी जो है वो लंदन हो, तो हमारे पास सिटी लंदन है। ब्रांच हमने कहा था B002 हो, हमारे पास वो भी मौजूद है, और पोस्ट कोड का हमने कहा था कि लाइक दिस कॉम्बिनेशन हो, NW10 इसका इस पूरी स्ट्रिंग में जो हमने कंपल्सरी पार्ट दिया था वो यहाँ पे मौजूद है। और वाइल्ड कार्ड परसेंट साइन का मतलब ये था कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे 6EU 3 और कैरेक्टर से इन कैरेक्टर के साथ हमारे पास जो भी पोस्ट कोड का हुआ, तो पूरा रिकॉर्ड में सारे के सारे जो ट्रू वैल्यूज हैं वो आ गए। B002 भी आ गया, लंदन भी आ गया, और इसी तरह NW10 और 6EU जिसको हमने शक था कि ये पता नहीं क्या है, तो पता नहीं यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो उसके साथ और हमारे पास आ गया है। तो हम ना सिर्फ एंड लॉजिकल ऑपरेटर में बहुत सारी कंडीशन दे सकते हैं, बल्कि हम इसमें लाइक का कीवर्ड जो था, लाइक का जो ऑपरेटर था उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह आप एंड की जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखने की एक चीज है कि एंड का ऑपरेटर जब दो कंडीशंस के दरमियान आप लिखेंगे, तो ये एंड का ऑपरेटर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं, यानी यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते where city is equal to London and city is equal to Bristol। तो एक ही वक्त में एक रिकॉर्ड के अंदर दो सिटीज जो है नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंडीशन जो है वो किसी एक रिकॉर्ड के ऊपर चेक है। तो आप जानते हैं कि एक रिकॉर्ड में एक वक्त में एक ही सिटी हो सकता है। अगर आप ये लिखें सिटी इज इक्वल टू लंदन एंड सिटी इज इक्वल टू क्रिस्टल, एक रिकॉर्ड के अंदर दोनों चीजें ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि या तो लंदन हो सकता है इसके अंदर या क्रिस्टल हो सकता है। तो ये याद रखने की चीज है कि आप जब एंड के साथ आएंगे तो आप इसके दोनों साइड की जो कंडीशन है वो किसी एक ही कॉलम या एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर ऐड नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन एंड सिटी इज इक्वल टू क्रिस्टल। तो इसको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर अगला जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है जो यूज होता है उसे नॉट कहते हैं। तो नॉट का यूज हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी ऐसी कंडीशन देनी हो जिस कंडीशन से हमारा रिजल्ट सेट है वो बच जाए, यानी उसके अलावा आपका डेटा जो है आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो सिंटेक्स पहले देखते हैं, स्टेप कॉलम 1 एंड 2 एंड सो ऑन। जिस टेबल में से आपने डेटा लेना उस टेबल का नाम, अवेयर की कंडीशन पर नॉट, और फिर आप कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू, यानी हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें लंदन सिटी जो है वो ना आए। इसका रिजल्ट सेट नहीं है, लेकिन नीचे वाली क्वेरी का रिजल्ट सेट जो है वो आपके सामने है, जिसमें ये दिया गया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच वेयर नॉट सिटी इज इक्वल टू लंदन एंड नॉट सिटी इज इक्वल टू ब्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नॉट के कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे उस वक्त हम किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने ये देखा था कि जब हम सिर्फ एंड के ऑपरेटर के साथ आते हैं तो तब हम किसी एक ही जो एट्रीब्यूट है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ ये कहा गया है कि तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएं, लेकिन ऐसे ना है जिनका सिटी लंदन हो और उनका सिटी जो है या उनका सिटी है वो ब्रिस्टल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजल्ट सेट के अंदर यहाँ पे लंदन है, यहाँ पे ब्रिस्टल है।
वेयर की कंडीशन जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हमने कुछ न कुछ डेटा रिट्रीव करना है और वो डेटा किसी कंडीशन के तहत रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन जो हैं वो और देखते हैं, जिनमें एक इज नल या इज नॉट नल होती है। आप जानते हैं कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे जिस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आपके पास डेटा ना हो उसको आप नल कह देते हैं। और इसी तरह जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं उस वक्त आप ये वाज़ेह करते हैं कि इस एट्रीब्यूट के अंदर डेटा हर सूरत में होगा या नहीं होगा, या यानी आप चॉइस दे सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि एट्रीब्यूट के अंदर हर सूरत डेटा इंसर्ट होगा तो फिर आप उसको नॉट नल को क्लियर करते हैं। अब ये है कि जब आपके पास डेटाबेस में डेटा आ जाता है तो उस वक्त उसमें बहुत सारी जगहों पे नल भी लिखा होता है और बहुत सारी जगह जो है वो डेटा के साथ उस वक्त हमें सर्च करने की जरूरत पेश आती है। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है, कोई ऐसा स्टाफ मेंबर तो नहीं है जिसको अभी तक कोई भी ब्रांच जो है वो एलोकेट नहीं थी। तो पहले इसका सिंटेक्स थोड़ा सा देख लें। सिलेक्ट कॉलम का नेम जितने भी आप चाहते हैं, जिस टेबल में से आप चाहते हैं, और फिर वेयर कॉलम नेम इज नल। यहाँ पे नल को ढूंढने के लिए आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं इक्वल नहीं करते, बल्कि इसका सिंटेक्स जो है वो इज नल के साथ आता है। मैं देखिए इसके अगेंस्ट इसमें क्वेश्चन ये था कि आप ऐसा डेटा रिट्रीव करें, ऐसे स्टाफ मेंबर्स का डाटा रिट्रीव करें जिन स्टाफ मेंबर्स को अभी तक कोई ब्रांच एलोकेट नहीं हुई। उस वक्त हम स्टाफ के मेंबर्स में जो उसका आखिरी एट्रीब्यूट है उसमें जो ब्रांच नंबर है उसमें देखेंगे कि अगर उसके अंदर कोई भी ब्रांच एलोकेट नहीं हुई तो यकीनन वहां पे नल जो है वैल्यू मौजूद होगी। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज नल। आमतौर पे हम ये कहते हैं ब्रांच नंबर इज इक्वल टू नल। तो नल को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो खास सिंटेक्स है वो इज नल है। तो जब हम ये लिखेंगे तो आपके स्टाफ के जो टेबल है उसमें से वो तमाम रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनके ब्रांच नंबर के अंदर नल मौजूद है, यानी किसी किस्म की वैल्यू आपने इंसर्ट नहीं की है। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो कितने मेंबर्स हैं जिनको ब्रांच जो है वो कितने स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको ब्रांच एलोकेट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रांच वाले टेबल के अंदर स्टाफ वाले टेबल के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनका जो आखिरी एट्रीब्यूट है वहां पे कोई ना कोई ब्रांच नंबर जो है वो मेंशन होगी। उस वक्त आप सिंपली इसको सर्च कर सकते हैं, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज नॉट नल, यानी इज नॉट नल का मतलब ये है कि ब्रांच नंबर के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मौजूद हो। तो ये आपको बताएगा कि ये स्टाफ मेंबर जो है इन्हें कोई ना कोई ब्रांच नंबर जो है वो एलोकेट हो चुकी है और ये वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है नॉट नल और इज नल एंड इज नॉट नल, ये दोनों को आप वेयर की क्लॉज के अंदर डेटा को सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम कुछ लोगों का ईमेल नहीं होता, कुछ लोग फोन नंबर नहीं देते। तो उस वक्त अगर आपने ये लिस्ट देखी हो कि किन लोगों का फोन नंबर हमारे पास मौजूद है या किन लोगों की ईमेल हमारे पास मौजूद है या नहीं है, तो फिर आप उसको इज नल या इज नॉट नल के साथ सर्च कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और इसकी कुछ समरी देखते हैं कि हमने आज